नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। केंद्र और राज्य सरकारों में एक बार फिर ठनने वाली है और इस बार मुद्दा बनने वाला है आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र का। केंद्र सरकार ने दिसंबर 20, दिसंबर 26 और 6 जनवरी को 3 चिट्ठियां राज्यों को लिखी हैं। उनसे सुझाव मांगे हैं कि केंद्र सरकार जो डेपुटेशन का नियम है, एक्ट है, उसमें जो क्लॉज 6 है उसमें अमेंडमेंट करना चाहती है, संशोधन करना चाहती है। संशोधन का कुल लब्बो-लुआब ये है कि केंद्र सरकार जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं, यानी केंद्रीय सेवाओं के जो अधिकारी हैं राज्यों में, उनके ट्रांसफ़र का अधिकार लेना चाहती है। तो 12 जनवरी को फिर आखिरी चिट्ठी लिखी गई है। इसमें 25 जनवरी की डेडलाइन दी गई है। कहा गया है कि 25 जनवरी तक अगर आप जवाब नहीं देंगे तो रिमाइंडर भेजा जाएगा, उसका भी जवाब नहीं आएगा तो सरकार इन रूल्स को नोटिफाई कर देगी। अब सबसे पहले इसका विरोध किया है ममता बनर्जी ने। इसके अलावा विरोध में महाराष्ट्र की भी सरकार है, इसमें तेलंगाना की भी सरकार है, केरल की भी सरकार है। लेकिन किसने चिट्ठी लिखी है और किन राज्यों ने, पता नहीं। 6 राज्यों ने विरोध में चिट्ठी लिखी है। केरल की सरकार कह रही है, उनके लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, पी राजीव, उनका कहना है कि अभी वो अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है। ये जो राज्यों का अधिकार है उसमें केंद्र हस्तक्षेप कर रहा है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर इसका विरोध किया है। अब सरकार चाहती क्या है ये आप समझिए। जो नियम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारियों को लेकर, केंद्रीय अधिकारियों को लेकर, वो ये है कि राज्य सरकारें केंद्रीय डेपुटेशन के लिए अधिकारियों को समय समय पर भेजेंगी, उनको उपलब्ध कराएंगी केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं। उसकी वजह से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अधिकारियों की कमी हो रही है। तो डेपुटेशन पर अगर स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं भेजेंगी तो केंद्र सरकार के लिए कामकाज में दिक्कत होगी। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं भेजती हैं राज्य सरकारें और क्यों समस्या हो रही है केंद्र को। दरअसल किसी अधिकारी को डेपुटेशन पर केंद्र के किसी विभाग में केंद्र सरकार के बुलाने के लिए एक एनओसी की ज़रूरत होती है जो राज्य सरकार देती है। जब तक उस अधिकारी को राज्य सरकार एनओसी नहीं देगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देगी, तब तक वो अधिकारी रिलीव होकर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर नहीं आ सकता है। ये नियम है अभी। इसका फ़ायदा राज्य सरकारें उठाती हैं। तो जो अधिकारी, एक सदा से चला आ रहा है कि जो अच्छे अधिकारी होते हैं उनको केंद्र की भी ज़रूरत होती है, राज्य सरकार को भी ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें टकराव ज़्यादा कभी इसलिए नहीं हुआ कि ये आपसी सहमति से तय हो जाता था। और डेपुटेशन का एक निर्धारित समय होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए जो है अधिकारी केंद्र के पास चला जाता है। डेपुटेशन का एक समय होता है, समय बीतने के बाद वो अधिकारी फिर लौटकर अपने मूल कैडर में जाता है। तो दोनों सरकारों का कामकाज चलता रहता है, लेकिन ये काम चलता है आपसी सहयोग से। टकराव का रास्ता जब कोई सरकार अपनाती है, दिक्कत तब आती है। और ये दिक्कत कैसे शुरू हुई, इसका हालांकि केंद्र सरकार ये कह नहीं रही है कि किस वजह से ये शुरू हुआ। केंद्र सरकार का तर्क यही है कि जो है जल्दी से जल्दी जिन लोगों को डेपुटेशन पर आना है, जितने लोगों की ज़रूरत है, और ये भी एक नियम है कि राज्य सरकारें, उनके पास जो केंद्रीय सेवा के अधिकारी हैं, आईएएस और आईपीएस, जो कुल संख्या है उनकी, उसका 40% से ज़्यादा डेपुटेशन पर केंद्र में नहीं भेज सकते। यानी 40% तक अधिकारियों को भेजा जा सकता है। राज्यों के पास एक सुविधा होती है कि उनके पास अपना स्टेट का भी कैडर होता है, उनकी भी नियुक्ति हो सकती है बड़े पदों पर। तो वो एक अलग मामला है, उसका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। इसकी शुरुआत हुई, आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान आया था। उसके असेसमेंट के लिए, उसकी बैठक के लिए, उसमें जो नुकसान हुआ है उसके आकलन के लिए प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए थे। उन्होंने मीटिंग बुलाई थी।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस मीटिंग में नहीं गई, उनको वहाँ होना चाहिए था। और मुख्यमंत्री नहीं गई तो मुख्य सचिव भी नहीं गए, जो केंद्रीय जो नियमावली है आईएएस ऑफिसर्स की, उसका उल्लंघन था। इसके लिए जो उस समय के मुख्य सचिव थे अल्पन बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल के, उनको केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा। केंद्र सरकार ने उनको दिल्ली बुलवाया, उन्होंने आने से मना कर दिया, बल्कि उनकी बजाय ममता बनर्जी ने आने से मना कर दिया। उनका रिटायरमेंट होने वाला था, उनको एक्सटेंशन दिया था 3 महीने का शायद ममता बनर्जी ने। तो केंद्र सरकार ने जब नोटिस भेजा तो केंद्रीय नियमों से बचने के लिए उन्होंने उस एक्सटेंशन को लेने से मना कर दिया और रिटायर हो गए कि अब सरकार जो है हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन सरकार फिर लीगल रास्ते से चली गई। अब वो मुकदमा चल रहा है उनके खिलाफ कि उन्होंने जो है सेवा नियमावली का जो है उल्लंघन किया, तो वो एक अलग मामला। उसके अलावा चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई, उसमें जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई थी मानवाधिकार आयोग की जांच के लिए, उसने 2 पुलिस अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया था कि उन्होंने सब कुछ होने दिया, उनको पता था, उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। उसके बाद केंद्र सरकार ने उन दोनों अधिकारियों को केंद्र में डेपुटेशन पर बुलाने का आदेश जारी किया, जिसको मानने से ममता बनर्जी की सरकार ने मना कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि हम अपने अधिकारियों को नहीं भेजेंगे। अब देखिए, ये स्टेटमेंट हो गया, इसमें केंद्र सरकार इससे आगे कानूनी तौर पर कुछ कर नहीं सकती थी जब तक कि नियम न बदलता। और ये स्थिति धीरे धीरे बहुत से राज्यों में हो रही है। और इस तरह के टकराव के मुद्दे ऐसे मसलों पर आ रहे हैं, ऐसे प्रश्नों पर आ रहे हैं जो पारदर्शिता के लिहाज से, जो सुशासन के लिहाज से, जिनको कहा जा सकता है कि इनके रास्ते में अवरोध है। जैसे ये ट्रेंड बढ़ रहा है कि जो गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, वो सीबीआई को जो आम सहमति मिली होती है कि वो किसी भी मामले की भ्रष्टाचार से जुड़े जांच कर सकती है, वो 7 या 8 राज्य सरकारों ने मना कर दिया। ये एक बात है, मैंने पिछला वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था, किस तरह से भ्रष्टाचार के बड़े मामलों की जांच रोकने के लिए इस नियम का सहारा लिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार जो है धीरे धीरे जैसे जैसे परेशानी आ रही है, इन नियमों में बदलाव कर रही है। तो इन नियमों में बदलाव के लिए जो है राज्यों से सुझाव मांगा गया है। 6 राज्यों के अलावा किसी राज्य ने कोई जवाब नहीं दिया है। और अब सरकार ने जो है 25 जनवरी की डेडलाइन तय कर दी है कि उस समय तक जवाब नहीं आता तो एक रिमाइंडर भेजा जाएगा, उसके बाद इन नियमों को नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो सरकार परिवर्तन क्या कर रही है? सरकार ये कह रही है कि केंद्रीय सेंट्रल डेपुटेशन के लिए जिन अधिकारियों को मांगा जाएगा, राज्य सरकार जिन अधिकारियों को नहीं, अधिकारियों को जब मांगा जाएगा तो राज्य सरकार एक सूची देगी, केंद्र सरकार उस सूची में से उन अधिकारियों को लेगी। लेकिन अगर राज्य सरकार देने से या उनको रिलीव करने से मना करती है तो केंद्र सरकार वो आदेश जारी करेगी कि इनको रिलीव किया जाए और एक तय समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को इन्हें रिलीव करना पड़ेगा। उसका व्यवहारिक असर ये होगा कि केंद्र सरकार जब चाहेगी राज्य में तैनात किसी आईएएस और आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफ़र केंद्र में कर सकती है। ये अधिकार जो है वो छोड़ना नहीं चाहते राज्य। वैसे तो बात ठीक थी, लेकिन जिस तरह का रवैया हो गया है कि आप भ्रष्टाचार की जांच नहीं होने देंगे, आप सेंट्रल एजेंसीज़ को काम नहीं करने देंगे, आप अधिकारियों की अनुशासनहीनता का बचाव करेंगे, आप अधिकारियों की अकर्मण्यता का बचाव करेंगे, आप अपने राज्य के, अपने कैडर के अधिकारियों से पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह उनका इस्तेमाल करेंगे, चुनाव के बाद या उसके अलावा भी हिंसा में उनकी भूमिका को कंडोन करेंगे। तो ये सब बातों को केंद्र सरकार चुपचाप मूक दर्शक की तरह नहीं देख सकती थी। इसलिए केंद्र सरकार ने इन नियमों में बदलाव का फैसला किया है। और सबसे ज़्यादा समस्या जो है
वैसे तो इन सभी जो 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 संशोधन हो रहे हैं उनसे राज्यों को दिक्कत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो ये है कि मान लीजिए किसी अधिकारी के ट्रांसफ़र पर या डेपुटेशन को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में विवाद हो जाता है, तो केंद्र सरकार का जो फैसला होगा वही मान्य होगा, वो राज्य सरकार को मानना पड़ेगा और टाइम बाउंड जो है उसमें मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार जो है वो मानने से मना तो ना करे, लेकिन उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दे और लंबे समय तक चलने दे, ऐसा नहीं हो सकता। केंद्र सरकार तय करेगा या दोनों की सहमति से जो जब ये नियम नोटिफाई होंगे तो तय होगा कि इतने समय के अंदर राज्य सरकार को उस पर फैसला देना होगा। हम फैसला मेरा मतलब है सहमति देनी होगी। अगर राज्य सरकार सहमति नहीं देगी तो मान लिया जाएगा कि वो अधिकारी डेपुटेशन के लिए उसको मंजूरी मिल गई है, उसको एनओसी मिल गई है, ये मान लिया जाएगा और जिस तारीख से मांगा है केंद्र सरकार ने उस तारीख से उसे रिलीव माना जाएगा। ये जो व्यवस्था होने जा रही है, ये दरअसल ये जो मनमानी है राज्य सरकारों की, ये और जो ये निरंकुशता है, ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश है, उसके खिलाफ ये नियम बन रहे हैं कि इसको रोका जाए। हो सकता है बहुत से राज्यों में ऐसा होगा कि इस नियम के इस्तेमाल की ज़रूरत ही ना पड़े। ये ऐसे नियम हैं वो आप इसकी तुलना उससे कीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपको युद्ध में जाना पड़े, लेकिन आप इसकी वजह से ऐसा नहीं कर सकते कि युद्ध की तैयारी ना करें। आपके पास हथियार होने चाहिए और हथियार जो है वो इस हालत में होना चाहिए कि जब ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। सरकार अपने को उन्हीं अधिकारों से लैस कर रही है केंद्र सरकार कि अगर ज़रूरत पड़े, अगर कोई राज्य सरकार इस तरह का व्यवहार करता है जिस तरह का व्यवहार पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया, अभी जो पंजाब में हुआ प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, अगर केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होता तो उसी दिन चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को केंद्र सरकार केंद्र में बुला सकती थी, उनका ट्रांसफ़र कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा एक चौथा 3-4 अमेंडमेंट हैं। चौथा आखिरी अमेंडमेंट जो है इस कानून में वो ये किया जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार कहती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में फलां ऑफिसर की केंद्र में ज़रूरत है तो राज्य सरकार को उसे रिलीव करना पड़ेगा और तय समय सीमा के अंदर रिलीव करना पड़ेगा। राज्यों का ये कहना है कि ये दरअसल पिछले दरवाजे से केंद्र सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, उसमें हस्तक्षेप कर रही है, राज्य सरकारों की जो अधिकार है उसको कम करने की कोशिश हो रही है। इसी तरह का विरोध हो रहा है जो बंदरगाहों से रिलेटेड एक ड्राफ्ट बिल आने जा रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा विरोध तमिलनाडु की सरकार ने किया है, जिसका समर्थन केरल की सरकार ने किया है कि उसमें भी ये व्यवस्था की जा रही है कि डिस्प्यूट के मामले में या ऐसे विवाद के मामलों में और कई मामलों में केंद्र सरकार की जो राय होगी, केंद्र सरकार का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा और निर्णायक होगा, राज्य सरकार उसको रोक नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है कि राज्य और केंद्र के जो अधिकारों का निर्धारण हुआ था वो ये सोचकर हुआ था कि दोनों आपसी सहमति और सहयोग से चलेंगे। इसकी कल्पना शायद नहीं की गई थी कि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और गलत मुद्दे पर खड़ी हो जाएगी। कोई सही मुद्दा हो तो बात समझ में आती है, कोई अधिकारी गलत कर रहा है उसका बचाव करने के लिए अगर प्रदेश की मुख्यमंत्री सीबीआई के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ जाती है, अगर किसी अधिकारी को सीबीआई की पूछताछ से बचाने के लिए उसके साथ धरने पर आईपीएस अधिकारी के साथ मुख्यमंत्री बैठ जाती हैं, तो आप सोचिए कि देश का फेडरलिज्म किस रास्ते पर जा रहा है। ये तो एनार्की की ओर जा रहा है। इस एनार्की को रोकने के लिए, इस अराजकता को रोकने के लिए, इस पर लगाम लगाने के लिए इस तरह के परिवर्तन नियमों में किए जा रहे हैं। मुझे लगता है आगे भी किए जाएंगे। तो ये न तो पहला है और न आखिरी है।
और जाहिर है कि इस मामले को हो सकता है लेकर कुछ राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट भी जाए, कोर्ट जाए, उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने बिल्कुल उचित और सही फैसला उठाया है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जो परसेप्शन बनता है, जैसे पश्चिम बंगाल का ही मामला था या पंजाब का था भी, तो उसमें लगता था जैसे केंद्र सरकार असहाय है या कुछ करना नहीं चाहती, या केंद्र सरकार कमज़ोर है, वो एक्शन लेने में सक्षम नहीं है, वो नियमों से बंधी हुई है। समस्या ये थी, उन बंधनों को काटा जा रहा है, तो इसलिए इसका स्वागत होना चाहिए। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।